नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे कोहिनूर हीरे के इतिहास की। एक ऐसा हीरा जो सिर्फ एक कीमती रत्न नहीं बल्कि सत्ता, लालच और शाप का प्रतीक बन गया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे इस हीरे ने सदियों तक राजाओं, शासकों और युद्धों के बीच अपनी चमक बिखेरी और कैसे यह इतिहास में विवाद का केंद्र बना रहा। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत कहानी की यात्रा। सबसे पहले बात करते हैं इसके उद्भव की। माना जाता है कि कोहिनूर हीरा भारत की धरती से निकला, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा की खदानों से। गोलकुंडा उस समय दुनिया की सबसे प्रमुख हीरों की खान मानी जाती थी। 13वीं शताब्दी से पहले के दिनों में यहां से निकले हीरों में कोहिनूर का स्थान सबसे ऊंचा माना जाता था। फारसी भाषा में कोह-ए-नूर का मतलब होता है रोशनी का पर्वत, और यह नाम हीरे की अद्भुत चमक को दर्शाता है। प्राचीन कथाओं में इसे देवताओं का वरदान और विशेष शक्ति का प्रतीक माना जाता था। ऐसा कहा जाता है कि जो भी इस हीरे का स्वामित्व करेगा वह दुनिया में अद्वितीय प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा, पर साथ ही साथ उसे बड़ी बदकिस्मती भी झेलनी पड़ेगी। कुछ कथाओं में यह भी उल्लेख मिलता है कि इसे कुलदेवी भद्रकाली की मूर्ति की आंख में जरा गया था, जिससे इसकी पौराणिक महत्ता में और इजाफा हुआ। इतिहासकारों के अनुसार कोहिनूर सबसे पहले दक्षिण भारत के काकतीय वंश के पास था। उस समय इसे केवल एक धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में देखा जाता था। जैसे जैसे समय बदला, इस हीरे का स्वामित्व विभिन्न शासकों के हाथों में चला गया। 14वीं शताब्दी में कोहिनूर दिल्ली के सल्तनत के शासकों के पास चला गया। दिल्ली सल्तनत में इसे सत्ता और वैभव का प्रतीक माना जाने लगा। यहां तक कि कहा जाता है कि इस हीरे के स्वामित्व से शासक को अद्भुत शक्ति मिलती थी। इसी दौर में हीरे के साथ जुड़ी एक पुरानी कहावत भी मिलती है, जो इस हीरे का मालिक बनेगा उसका अंत दुखद होगा। यह कहावत आज भी इस हीरे के शापित इतिहास की याद दिलाती है। आइए अब बात करते हैं मुगल काल की। 1526 में बाबर ने भारत में कदम रखा और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि बाबर को यह हीरा सुल्तान इब्राहिम लोदी से तोहफे में मिला था। बाबर ने अपनी प्रसिद्ध किताब बाबरनामा में इस हीरे का जिक्र किया है। उस वक्त कोहिनूर की कीमत को उस समय के आर्थिक उत्पादन के हिसाब से तोलते थे, यानी यह सिर्फ एक हीरा नहीं बल्कि एक विशाल खजाना था। मुगल शासकों के शासनकाल में इस हीरे का महत्व और बढ़ गया। शाहजहां ने इसे अपने भव्य तख्त-ए-ताउस में सजवाया, जो सोने और जवाहरात से बना था। उस समय इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। मुगल काल में इसे सत्ता का प्रतीक माना जाता था और इसकी चमक से शासकों की प्रतिष्ठा में 4 चांद लग जाते थे। 1739 में इतिहास ने एक नया मोड़ लिया, जब फारस के बादशाह नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया। मुगलों के पतन के साथ ही नादिर शाह ने कोहिनूर को लूट लिया और इसे अपने खजाने में शामिल किया। नादिर शाह ने हीरे को कोह-ए-नूर नाम दिया, जो उसकी चमक और राजसी महत्ता को दर्शाता है। लेकिन नादिर शाह की जीत ज्यादा दिन नहीं चली। 1747 में उसकी हत्या हो गई और यह हीरा जनरल अहमद शाह दुर्रानी के पास चला गया। अफगान दौर में दुर्रानी के वंश में सत्ता के उतार चढ़ाव के साथ साथ कोहिनूर का स्वामित्व भी लगातार बदलता रहा। शाह शुजा के समय से लेकर दुर्रानी के वंशजों तक इस हीरे ने अनेक शासकीय परिवारों का चेहरा बदला। अब बात करते हैं उस दौर की जब कोहिनूर हीरा पंजाब पहुंचा। 1813 में शाह शुजा ने भारत में प्रवेश किया और पंजाब के सिख शासक महाराजा रणजीत सिंह से मदद मांगी। बदले में कोहिनूर महाराजा रणजीत सिंह को सौंप दिया। रणजीत सिंह ने इस हीरे को अपने साम्राज्य का गर्व मानकर प्रदर्शित किया। इसके साथ ही यह हीरा सिख साम्राज्य की वैभव और शक्ति का प्रतीक बन गया। रणजीत सिंह के शासनकाल में कोहिनूर की महत्ता और बढ़ गई, लेकिन दुर्भाग्य से 1839 में महाराजा की मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। 1849 का साल इतिहास में काले पन्नों के रूप में दर्ज है। दूसरे एंग्लो सिख युद्ध के बाद अंग्रेजों ने सिख साम्राज्य को पराजित कर दिया। लाहौर संधि के तहत कोहिनूर को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया। इस समय सिख साम्राज्य का आखिरी वारिस 10 साल का दलीप सिंह मजबूरी में एक समझौते पर सहमत हो गया। कोहिनूर का इतिहास सिर्फ एक रत्न की कहानी नहीं है, बल्कि यह सत्ता के लालच, युद्धों की हिंसा और औपनिवेशिक शोषण का भी प्रतीक है। ब्रिटिश शासन के दौरान जब इसे जबरन लेकर गया
तब से ही यह विवादास्पद बन गया। भारत का तर्क है कि यह हीरा भारतीय सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है, जिसे अंग्रेजों ने जबरन छीना था। वहीं ब्रिटेन का कहना है कि इसे तोहफे के तौर पर प्राप्त किया गया था। इस विवाद ने आधुनिक राजनीति में भी अपना असर दिखाया है। कई वर्षों से विभिन्न देशों में इस हीरे की मांग उठती रही है। 2016 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट में भी इस मुद्दे पर सुनवाई हुई, जहां यह कहा गया कि कोहिनूर को लौटाने की मांग उस समझौते के आधार पर नहीं की जा सकती जिसे ऐतिहासिक रूप से स्वीकार किया गया था। लेकिन सवाल यही रहता है कि क्या ऐतिहासिक अन्याय को समय के साथ सुधारा जा सकता है? कोहिनूर केवल एक रत्न नहीं है, बल्कि यह विभिन्न युगों और संस्कृतियों का संगम है। इसके इतिहास में न केवल राजाओं और शासकों का उतार चढ़ाव झलकता है, बल्कि यह हमें बताता है कि सत्ता, लालच और संघर्ष हमेशा मानव इतिहास का हिस्सा रहे हैं। इस हीरे की चमक में एक गहरी कहानी छुपी है, एक ऐसी कहानी जिसमें धूप, छांव, विजय और हार के रंग शामिल हैं। जब भी हम कोहिनूर की बात करते हैं तो यह हमें याद दिलाता है कि भौतिक वस्तुएं कितनी भी कीमती क्यों न हों, उनका असली मूल्य मनुष्यों के जीवन में मौजूद भावनाओं, संघर्षों और सपनों में निहित होता है। तो दोस्तों, कोहिनूर हीरे का इतिहास हमें बताता है कि केवल धन दौलत नहीं, बल्कि सत्ता और प्रतिष्ठा के लिए उठाए गए संघर्षों में कितना दर्द और अन्याय छिपा होता है। यह हीरा सदियों से शासकों के हाथों में रहा, पर इसकी कहानी में अनगिनत मोड़ और संघर्ष छिपे हैं। अब सवाल यह उठता है, क्या आपको लगता है कि इतिहास के इस अन्याय को सुधारने के लिए कोहिनूर को वापस भारत मिलना चाहिए, या फिर इसे उस सत्ता का प्रतीक माना जाना चाहिए जो अब भी ब्रिटेन के क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा है? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने कोहिनूर हीरे के इतिहास के हर पहलू को विस्तार से समझा, उसकी उत्पत्ति, स्वामित्व में बदलाव और आधुनिक युग में चल रहे विवादों का। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और आपने इतिहास की इस अद्भुत कहानी से कुछ नया सीखा होगा। अगली बार हम एक और रोचक विषय के साथ वापस आएंगे। नमस्ते।